4 नवंबर 1979 की सुबह यानी आज से लगभग 46 साल पहले वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड अमेरिकी विदेश मंत्रालय में ऑफिस का फोन बजा। कॉल ईरान से थी। वहां अमेरिकी एम्बेसी की पॉलिटिकल अफसर एलिजाबेथ ने हाँफते हुए कहा, हमला हो गया है। भीड़ दीवार फांदकर एम्बेसी के अंदर घुस रही है और एम्बेसी पर भी कब्जा हो सकता है। वी आर गोइंग डाउन। ये एलिजाबेथ के आखिरी शब्द थे। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे बड़ी होस्टेज क्राइसिस और साथ ही यही ईरान के डाउनफॉल का कारण भी रहा, जिसका असर आज तक है। क्योंकि अमेरिका ने अपने होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए ईरान पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ऑपरेशन भी चलाए, डिप्लोमेसी का सहारा लिया, यहाँ तक कि उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट जिम कार्टर को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ग्लोबिक्स। आज के समय में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया है। बदले में ईरान ने भी इजराइल, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत और इराक में स्थित कई अमेरिकी बेसेस को टारगेट किया है। इजराइल और ईरान के बीच में सिनेरियो तो कुछ ऐसा बनता जा रहा था, ये दोनों देश एक दूसरे को नक्शे से मिटा देना चाहते थे। बट क्या आपको पता है कि आज के कट्टर दुश्मन कभी अलाइज हुआ करते थे। इवन अमेरिका भी ईरान को सपोर्ट करता था। तो आज ऐसा समय क्यों आ गया है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान को स्ट्रेटेजिक थ्रेट मानता है। आज के इस वीडियो में हम केवल ईरान और यूएसए की राइवलरी के बारे में बात करेंगे। बाकी इजराइल और ईरान की दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदल गई, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसे देखने के लिए आप लोग द ग्लोबिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आखिर इतने बड़े दुश्मन कैसे बनते चले गए, इसको समझने के लिए चलते हैं बैक इन 1941। उस समय ईरान में मोहम्मद रजा शाह का शासन था, जो कि वेस्टर्न कल्चर से अलाइड थे, यानी कि वो वेस्टर्न कल्चर को पसंद करते थे। 1941 से 1953 तक मोहम्मद रजा शाह और वहां की मजलिस यानी संसद में सत्ता को लेकर संघर्ष चलता रहा। 1951 में ईरान के संसद और पीएम मोहम्मद मोसद्देक ने देश की क्रूड ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का फैसला किया, यानी तेल पर अब विदेशी मेनली ब्रिटिश कंपनीज का नियंत्रण नहीं रहेगा। इससे ब्रिटेन का पेट्रोलियम का बड़ा प्रॉफिट खतरे में पड़ गया, क्योंकि सभी ब्रिटिश कंट्रोल एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनीज पर ईरान का नियंत्रण हो गया। ब्रिटेन चाहता था कि किसी भी तरह से तेल कंपनीज पर उसका अधिकार वापस आ जाए, और साथ ही कहीं न कहीं अमेरिका को भी यह डर था कि अगर मोसद्देक कंप्लीटली पावर में रहते हैं तो ईरान कम्युनिस्ट देशों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश एजेंसी M16 ने मिलकर 1953 में ऑपरेशन अजैक्स लॉन्च किया और मोसद्देक की सरकार को गिराकर मोहम्मद रजा को वापस सत्ता में बिठा दिया। इसका असर क्या हुआ कि ईरान प्रो वेस्ट हो गया। अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनीज को 70% तक ईरानी क्रूड ऑयल पर अधिकार मिल गया। मोहम्मद रजा शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन प्रोग्राम शुरू किया, जिससे वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया गया, जैसे कि कस्बे हिजाब पर रोक लगा दिया गया, महिलाओं को अपने मनपसंद ड्रेस पहनने का अधिकार दिया गया। 1963 में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। 67 में ईरान में पर्सनल लॉ में भी सुधार किया गया, जिससे कि महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके। साथ ही लड़कियों की शादी की उम्र 13 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1968 में ईरान ने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी साइन किया। मीन्स ये कभी भी न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बनाएगा। ये बात का टॉपिक है, अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये सब सुधार मोहम्मद रजा शाह ने तो किए, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने तानापूर्ण शासन भी चलाया, अपने विरोधियों को मरवा दिया। अयातुल्लाह खामेनेई को 1964 में एग्जाइल यानी निर्वासित कर दिया गया। बढ़ती तानाशाही, वेस्टर्न इफेक्ट और करप्शन के अगेंस्ट में वहां के लोगों में, मेनली पारंपरिक वर्गों और धर्मगुरुओं में नाराजगी फैल गई, और ये नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि रजा शाह के खिलाफ बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जनवरी 1979 में रजा शाह देश छोड़कर अमेरिका भाग गए। 1979 में ही अयातुल्लाह खुमैनी, जो कि देश छोड़कर भाग गए थे, उन्होंने वापस सत्ता संभाली और इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि मौजूदा ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को उस समय रेवोल्यूशनरी काउंसिल में शामिल किया गया था। बाद में धीरे धीरे इनकी जगह और पद बदलते गया और आगे चलकर 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तख्ता पलट होने के बाद ईरान के सत्ताधारी लोग अमेरिका से इसलिए भी ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने मोहम्मद रजा शाह को अमेरिका में पनाह दे रखा था और उन्हें वापस नहीं भेज रहे थे। फिलहाल 4 नवंबर 1979 को सैकड़ों ईरानी प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में घुसकर 53 अमेरिकी नागरिकों को बंदी बना लिया और इन्हें 444 दिन तक बंदी बनाकर रखा। अमेरिका ने बहुत कोशिश की इन्हें छुड़ाने की, बट वो फेल हो गए, और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर की अगले होने वाले इलेक्शन में बड़ी हार भी हुई। ईरान एक तरफ अमेरिका से होस्टेज वाले मुद्दे पर उलझा हुआ था, तो दूसरी तरफ 20 जुलाई 1980 को इराक के साथ युद्ध शुरू हो गया। इससे ईरान की स्थिति कमजोर पड़ने लग गई। इराक के साथ वॉर में कंप्लीटली फोकस करने के लिए होस्टेजेस को छोड़ना अब ईरान की मजबूरी बन गई थी। 19 जनवरी 1981 को दोनों देशों के बीच अल्जियर्स अकॉर्ड पर सहमति बनी और अमेरिका ने भी ईरान के $8 बिलियन की फ्रीज असेट वापस लौटाए। इसके बदले में ईरान ने होस्टेजेस को रिलीज कर दिया। अमेरिका ने मोहम्मद रजा शाह को ईरान को कभी नहीं लौटाया,
बल्कि उनसे चुपचाप देश छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझसे छूट गया था कि आज जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले मुद्दे पर अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है, पता है ये टेक्नोलॉजी ईरान के साथ किसने शेयर किया था? अमेरिका ने। 1957 में अमेरिका और ईरान के बीच में एटम्स फॉर पीस नामक पैक्ट साइन हुआ था। बाद में धीरे धीरे चाइना और रसिया की मदद से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ने लगा। इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। यही वजह थी कि ईरान और इजराइल जो कि अलाइज हुआ करते थे, इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से वो एक दूसरे के बड़े दुश्मन बन गए हैं। सो आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।